तो देखो, आज हम लोग शुरू किए थे कल लास्ट जब बताए थे, ये बताए थे कि मैटर में तुम्हारा क्या होता है, प्योर मैटर। ठीक है, इसके ऊपर बात किए थे। वही प्योर मैटर के ऊपर बात किए थे कि प्योर मैटर दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, ये हम बताए थे क्या। ये अगर फॉर एग्जांपल मैटर है तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किए थे, तो ये बना था मेरा प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर के ऊपर तो बाद में पहले ही बात हो चुका है, क्लियर है। ठीक है, वो दोनों एक ही है तुम्हारे। ठीक है, देखो, तो हम लोग वो ये शुरू किए थे कि मैटर तुम्हारा था वो दो तरह का था, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर मैटर में हम तुमको यहाँ पे बता रहे थे कि प्योर मैटर दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। इसके बारे में बता दिए थे, एलिमेंट और कंपाउंड। बताया था कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है कि अगर वो मैटर जिसके अंदर जो उसका पार्टिकल होगा वो या तो अकेला होगा, जैसे आयरन में होता है अकेला। ठीक है, यानी हम इसको बोलते हैं कि या तो वो एटम का बना हुआ होगा, ठीक है, या तो फिर वो तुम्हारा मॉलिक्यूल का बना होगा। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, हम बताए थे। यानी होमो मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, अगर ऑक्सीजन लेते तो दूसरा ऑक्सीजन के साथ बना होता है। ठीक है, सारा पार्टिकल एक जैसा होगा, ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही होना है क्योंकि प्योर है। लेकिन अगर वो या तो एटम का बना होगा या तो मॉलिक्यूल बना होगा, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल, होमो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों ही किसका टाइप है, एलिमेंट का, एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो कंपाउंड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए पहली बात, लेकिन वो मॉलिक्यूल अपने जैसों के साथ नहीं, किसी दूसरे दूसरे अलग अलग एटम के साथ कंबाइन होकर के बनाया हुआ है। जैसे एग्जांपल हम तुम्हारे सामने रखेंगे, कल बताए थे पानी का एग्जांपल H2O हो गया। ठीक है, चलो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस तुम्हारे अराउंड है वो क्या है, CO2। CO2, CO2, ये क्या है, हर एक मॉलिक्यूल एक जैसा है। हाँ भाई, तो ये प्योर तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरे के साथ ये ग्रुपिंग किया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये है हेट्रो मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये हेट्रोमॉलिक्यूल है। तो ये मेरा कंपाउंड का टाइप हो जाएगा, और ये या ये दोनों ही मेरा किसका टाइप होगा, एलिमेंट का टाइप होगा। हम लोग को बताया था, यही डेफिनेशन यहाँ से बना था क्या, कि वैसा प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर या तो उसका बेसिक यूनिट एटम हो या फिर उसका होमो मॉलिक्यूल हो बेसिक यूनिट, ये दोनों ही टाइप किसका, एलिमेंट का बनेगा, मतलब ऐसा प्योर सब्सटेंस एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर बात है। उसके बाद हम लोग को एक और चीज बताए थे कि एलिमेंट कितना होता है, 118 एलिमेंट आज के डेट में खोजा जा चुका है, 118 एलिमेंट। इस 118 एलिमेंट को ना वक्त के साथ अलग अलग तरीके से क्या किया गया था, अरेंज करना शुरू किया गया था। ठीक है, एक टेबल में, एक चार्ट में, ताकि वो अरेंज करने से हमको कुछ पढ़ना लिखना आसान हो जाए। ठीक है, हम उतना बैक हिस्ट्री का नहीं जा रहे, डायरेक्ट हम जो लेटेस्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं आज के डेट में डायरेक्ट वही बताते रहे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब आओगे 11th में, मतलब 10th में, अगर तुम ICSE हो तो तुम 10th में ही हो जाएगा, लेकिन अगर CBSE वालों से बात करें तो वो 11th के लिए हो जाता है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट ईयर तुम आओगे तो तुम देखोगे कि पहले भी थोड़ा बताएगा, हिस्ट्री बताएगा कि कैसे शुरू हुआ, मतलब ये जो अरेंज करने का जो सिलसिला है, ये पैटर्न है, ये किस तरीके से शुरू हुआ, ये भी तुमको बताया जाएगा। लेकिन अभी तुमको हम डायरेक्ट बस लेटेस्ट जो यूज होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो 118 एलिमेंट है इसको कैसे अरेंज किया गया, तो हम बताए थे एक वर्ड एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या किया गया था, एलिमेंट को अरेंज किया गया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है वो आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लेकिन हम बताए थे एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या किए थे, अरेंज किए थे। और एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किए तो हम पहला 10 तुम्हारे सामने नाम लिखाए थे, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। ये 10 हम यहाँ लिस्ट बताए थे। ठीक है, इसमें हम तुमको एक चीज़ बताने वाले हैं आज, कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे, जैसे सिंबल वगैरह कैसे लिखा जाता है, और फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ये भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन उसी में हम थोड़ा और पहले फॉरवर्ड लिखाते रहे अगला 11 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर का जो लिस्ट है, जैसे हम कल 10 तक का लिखा है नियॉन। ठीक है, पहले हम 11 से लेकर 20 तक का नाम लिखा दे रहे, फिर जो चीज़ हम बताएंगे सबके लिए सेम ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वो लिस्ट बनाने जा रहे हैं तुम्हारे सामने, जो 11 से लेकर के कह लो कि 20 तक का कहानी रहेगा। चलो, तो एक तरफ हम क्या यहाँ पे लिखाए थे, याद करो, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक तरफ हम क्या लिखाए थे, एलिमेंट का नाम। ठीक है, और एक तरफ हम लिखाए थे एक और वर्ड था, एटॉमिक मास। ठीक है, इसको भी आज हम लोग सीख लेंगे कि क्या है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास और एलिमेंट। 10 तक का तो लिखा दिया, अब हम काउंटिंग शुरू करें कहाँ से, 11 से। 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, इस तरीके से 11 नंबर पे जो आता है उसका नाम क्या होता है, जैसे नियॉन 10 आया था वैसे 11 नंबर पे आएगा, उसका नाम होगा सोडियम। ठीक है, 12 नंबर पे जो आएगा उसका नाम होता है मैग्नीशियम। ठीक है, 13 नंबर पे जो आएगा उसका नाम होगा
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसको बोलेंगे, ठीक है। 14 नंबर पे आएगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 एंड 14 नंबर पे सिलिकन, 15 नंबर पे फॉस्फोरस, ठीक है। 16 नंबर पे सल्फर, 17 नंबर पे क्लोरीन, 18 नंबर पे आर्गन एंड 19 नंबर पे पोटेशियम, और फाइनली 20 नंबर पे तुमको क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। ये चीज़ हो गया। तो हम लोग नाम याद किए थे, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अब आगे याद करना है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20, ठीक है, कैल्शियम 20। ये जो हम 1 2 3 बोल रहे हैं, इसका क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास हम लिखाए थे कल, जैसे 1 का जो एटॉमिक नंबर था, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद हीलियम जो नंबर 2 लिखा है, तो उसमें देखोगे हम लिखाए थे एटॉमिक मास 4, ठीक है, 3 का 6 लिखाए थे, ठीक है। ये यहाँ तक का ना जनरली तुम देखोगे कि तुमको 10 तक का जो लिखा है 10 में डबल लिखा रहते हैं, 4 है तो उसका 8, 5 है तो 10, 6 है तो 12, 7 है तो 14, 8 है तो 16, 9 है तो 18, 10 है तो 20, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि ऐसे डबल होना ही चाहिए, ठीक है, ये बस एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं होगा। अभी तुम देखोगे कि डबल नहीं एग्जैक्टली होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कभी कभी, कभी कभी थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे तुम सोडियम 11 है तो तुम सोचोगे 22 होगा, नहीं, इसका एटॉमिक मास 22 नहीं होता है, इसका होता है 23, ठीक है। इसलिए ये कोई रूल नहीं है, ये मत याद करने का अच्छा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डबल होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास नहीं होता, ये बस एक अलग चीज़ है, एटॉमिक मास एक अलग कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक नंबर एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वो समझ जाओगे। अभी बस हम लोग ये डेटा दिखा रहे हैं। मैग्नीशियम का 12, तुम सोचोगे 24, यहाँ पे हाँ 24 पाया जाता है, इसका 26, ठीक है। सिलिकन का तुम बोलोगे 28, फॉस्फोरस का तुम बोलोगे 30, हो जाएगा। सल्फर का तुम बोलोगे 32, ठीक है। क्लोरीन का तुम बोलोगे 17, का डबल कितना हो जाएगा, 34 होगा, ठीक है। 34 नहीं होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आता है 35.5, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। आर्गन का तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 का डबल 36, नहीं, डायरेक्ट 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का डबल 38 एंड देन इसका फिर 40, ठीक है। तो ये कोई रूल नहीं है कि एटॉमिक मास का मतलब एटॉमिक नंबर का डबल होना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ 40 हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा है कि 40 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एटॉमिक मास का क्या कॉन्सेप्ट है वो जब हम बताने जाएंगे तब वहाँ पे तुमको ये चीज़ कभी नहीं कनेक्ट किया जाएगा कि एक किसी का एटॉमिक मास तुम्हारा 40 आ गया तो दूसरे का नहीं आ सकता, ठीक है। तुम ये चीज़ पढ़ोगे कि एटॉमिक नंबर सबके लिए यूनिक है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 15 नंबर एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं फॉस्फोरस के लिए, तो दुनिया में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो, ठीक है। एटॉमिक मास भले रिपीट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तुम्हारा कभी भी सेम नहीं हो सकता है, और इसी वजह से एटॉमिक नंबर के बेस पे हम लोग इस एलिमेंट के चार्ट को सरियाए हैं, ठीक है। एलिमेंट के चार्ट को हम लोग सिर्फ इसलिए अरेंज किए क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका यूनिक होता है। तुम 1 से लेके 118 तक के एलिमेंट में जाओगे, तुमको बहुत दफ़ा ये चीज़ देखेगा कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है वो रिपीट कर रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी रिपीट होता हुआ तुमको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। इसीलिए हम लोग एटॉमिक नंबर को यूज़ किए हैं फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब है कि कोई एक प्रॉपर्टी अभी रिपीट होगा, इस तरीके से वो आगे चल के देखा जाता है धीरे धीरे, जैसे इसके ऊपर तुम और मास्टरी करोगे तो धीरे धीरे और चीज़ें मालूम चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग ये जो एलिमेंट को चलियाएँ हैं उसका बेसिस क्या था, एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। अब हम तुम्हारे सामने 1 से लेकर के 20 एलिमेंट के लिस्ट का तो नाम लिखा दिए हैं, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के लिस्ट का नाम लिखा दिए हैं, ठीक है। अब वो 1 से लेकर जो 20 एलिमेंट का लिस्ट का नाम है, इस चीज़ में तुमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ अब सीखना है, पहले इसको देखना होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है। सबसे पहला वर्ड आता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इसको हम ना अलग से भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक अलग सी चीज़ है, ठीक है। हम पहले कुछ एक चीज़ बताने जा रहे हैं, सिम्बॉल। सिंबल का क्या मतलब होता है, देखो शुरुआत में जब ये एलिमेंट खोजा जा रहा था ना, जैसे जैसे एलिमेंट खोजा जा रहा था, तो हर बार आर्गन ARGON आर्गन, हर बार कैल्शियम CALCIUM कैल्शियम, जाहिर सी बात है कि इंसान लिखना नहीं पसंद करता है। मैथ्स में तुम देखो कितना शॉर्टकट आ रहा है, एक्सपोनेंट क्या है, शॉर्टकट ही है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार कौन लिखेगा, डायरेक्ट 5 का पावर 4 लिख दो, तो शॉर्टकट ही है, ठीक है। 1000 लिखा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल कि 10 लाख लिखा हुआ है, तो 10 लाख में 6 जीरो कौन लिखेगा, डायरेक्ट 10 का पावर 6 लिख दो, यही है ना। तो ये सब शॉर्टकट यूज़ किया जा रहा है, क्यों, ताकि लिखना पढ़ना समझना आसान हो जाए, ठीक है, तुमको भी हमको भी सबके लिए,
सिर्फ मेरा पर्सनल इसमें कोई नहीं है, जो बनाने वाला सिर्फ उसका पर्सनल नहीं था, सबके लिए ये काम किया ताकि सबके लिए लिखना पढ़ना आसान हो जाए। सेम उसी तरीके से जब ये एलिमेंट का नाम जैसे जैसे खोजा जा रहा था, जैसे जैसे इसके बारे में डिस्कवरी हो रहा था, तो एलिमेंट का नाम हर बार पूरा लिखना, हर बार पूरा लिखना, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रहा था, थोड़ा सा मेहनत वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे ना कुछ साइंटिस्ट सोचे, दिमाग लगाए कि इसका कुछ शॉर्टकट, उसका कुछ सिंबल बनाते हैं, ठीक है, ऐसा सिंबल जिससे हम लोग बस पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी हम पहचान जाए। जैसे इंसान, आदमी सिंबल बना दिया ना, पानी पीने को बस ऐसे बोल देता है, हाँ समझ जाता है इंसान, पानी ऐसे बोल दिया, हाँ समझ जाएगा कि टाइम पूछ रहा है, ठीक है, ये एक सिंबल है, उतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, सुनने वाला अगर समझ जा रहा है और बोलने वाला अगर समझा दे रहा है, तो फिर कहानी खत्म। लैंग्वेज का पर्पस यही होता है। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है भाई, हम अपनी बात को तुम तक पहुंचा सके, क्लियर सी बात है। हमको कोई ये रूल रेगुलेशन हर दफ़ा फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। अब तुम हिंदी बोल रहे हो तो ज़रूरी हर वक्त तुम एकदम विलोम शब्द और ये सब क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो इंग्लिश में तुम पढ़ते हो, ये सब सब कुछ एकदम चेक करके हमेशा बोलते हो? नहीं बोलते हो। तो खाना, पूरा सवाल कोई नहीं किया, क्या खाना खाओगे, क्वेश्चन मार्क, कोई नहीं, बस खाना, सुनने वाला समझ गया, बोलने वाला समझा दिया, कहानी खत्म है। तो कम्युनिकेशन का पर्पस जो था वो फुलफिल होना चाहिए, कहानी खत्म है। बस वही चीज़ें यहाँ पे। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को एलिमेंट का हर बार नाम मेंशन करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा सिंबल यूज़ किया जाए जो तुम्हारा क्या हो, समझने वाला और बोलने वाला दोनों पूरा नाम लिखे बिना समझा सके, ठीक है। तो इसका क्या है, दो साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये वो आगे चल के पढ़ोगे, जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो पार्ट पढ़ोगे तो वहीं वहीं पे पढ़ोगे, थोड़ा बहुत यहाँ भी बताएंगे, ठीक है। डाल्टन के बारे में, डाल्टन एक बहुत फेमस है एटॉमिक मॉडल के नाम से, एटॉमिक थ्योरी दिए थे। सबसे पहली बार जो एटम के बारे में कहे थे कि एटम क्या होता है, कैसा होता है, वो डाल्टन ही थे, ठीक है। तो वहाँ उनका नाम आएगा। अभी फिलहाल हम डाल्टन का नाम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसके सिम्बॉल में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, ये जो डाल्टन है, ये सबसे पहली बार क्या बोले ना, कि हम लोग ना हर एक एलिमेंट जो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, इसके लिए कोई डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल वो डायग्राम बना लिए कि इस तरीके का अगर सर्कल और यहाँ पे डॉट दिया रहेगा, तो इसका डायग्राम का मतलब है कि ये गोल्ड है। तो हम लोग को गोल्ड लिखने के बदले हम ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल दिया रहेगा यहाँ से ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन है। तो ये कुछ डायग्राम बना दिया कि ये ऐसे है, जब जब ऐसे बनाएंगे वो हाइड्रोजन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इस तरीके से वो कुछ कुछ, सबका नहीं, कि उस टाइम उतना नहीं खुजाया था जिस टाइम ये डाल्टन सिंबल दे रहे थे, ठीक है। आज के डेट का 118 एलिमेंट जो है वो पूरा नहीं खुजाया था, उस टाइम जितना खुजाया था उसको कुछ कुछ वो क्या किया था, डायग्राम बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। बहुत सारा डायग्राम था, जैसे तुम्हारा सल्फर का इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से ऐसे 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 करके, बीच में एस लिखा रहेगा, ये सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर को ये क्या कहते हैं लिखने के लिए, वो ऐसा डायग्राम यूज करते थे। तो शुरू में आया था डायग्राम मेथड, जहाँ पे हम लोग सिंबल के तौर पे बनाते थे किसी भी एलिमेंट का डायग्राम, ठीक है, कोई पिक्चर यूज करते थे। लेकिन ये जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है और थोड़ा सा अनरियलाइबल है। कोई नया नया इस फील्ड में आएगा, उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये खुद में ही एक याद करने जैसी चीज है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद ना रिजेक्ट कर दिया गया और एक नए साइंटिस्ट आए, ठीक है। ये जो नए साइंटिस्ट है इनका नाम तुमको याद रखना है। दूसरे साइंटिस्ट है, इनका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट आए और ये बहुत ही अच्छा दिमाग दिए। बर्जीलियस बोले कि ये छोड़ दो डायग्राम मेथड, जैसे फालतू मेथड है। क्या करो कि एलिमेंट को जब भी तुमको सिंबल बनाना है, तो एलिमेंट को ना उसके नाम में से कुछ लेटर को यूज करो। शॉर्टकट कैसे हम लोग एब्रीवेशन बनाते किसी भी को, जैसे डॉक्टर के लिए डी आर यूज कर दिए, उसके नाम में ही से डी और आर निकाल लिए। सेम उसी तरीके से ये बर्जीलियस बोले कि काहे को इतना डायग्राम वायग्राम पे जा रहे हो, जो इसका नाम लिखा है इसके नाम में ही से कुछ एक लेटर या दो लेटर को उठा करके शॉर्टकट बना लो, क्लियर है, काम हो जाएगा हम लोग का, और ऐसे आदमी पहचान भी जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये चीज वो बोले, वो ये बोले कि या तो फर्स्ट लेटर, या तो फर्स्ट के अलावा कोई दूसरा लेटर, मतलब सेकंड लेटर, थर्ड लेटर या फोर्थ लेटर, कुछ भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोलोगे सल्फर एंड सिलिकॉन दोनों ही में एस है, बस दोनों ही का फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेते तो दोनों तो एस एस हो जाता है ना। तो ये किया गया कि सल्फर के लिए क्या किया गया, एस ले लिया गया, सिलिकॉन के लिए एस और आई ले लिया गया। तो ऐसे समझ में आया, अच्छा ऐसा ही मतलब सिलिकॉन और एस का मतलब सल्फर हो गया। ऐसे ही तुमको बहुत सारा आएगा, जैसे तुम्हारा यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अलग अलग सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पहले कॉन्सेप्ट समझना, अभी इसमें ना तीन चार अभी ट्विस्ट आएगा, पहले ये समझो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वो क्या पकड़े बर्जीलियस, वो बोले कि हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके नाम का, जो उसका नाम है एलिमेंट का, उसके नाम में से कुछ लेटर को, एक लेटर या दो लेटर निकाल लेंगे, दो से ज्यादा नहीं है किसी में भी, एक लेटर या दो लेटर, या तो फर्स्ट लेटर का बस उठाओ, या तो फर्स्ट और बाद में आने वाला कोई लेटर। जैसे क्लोरीन में क्या किया गया ना, क्लोरीन में वो सी यूज किए, देखो क्लोरीन के लिए वो सी यूज किए, लेकिन ऐसे ही सेम सी पता है कार्बन में भी यूज हुआ है। तो तुम 6 नंबर पे कार्बन आएगा, वहां देखोगे तो सिर्फ सी लिखा रहेगा ना, इसका मतलब ये कार्बन है।
मतलब क्लोरीन के लिए तो सिर्फ सी यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो क्या किए, क्लोरीन में से सी लिए और इसके बाद में कोई लेटर लिए। अब जरूरी नहीं कि हर दफा सेकंड लेटर लिया जाए, ठीक है, वो सी के बाद ये एल पकड़ लिया और सी एल बना दिया क्लोरीन का सिंबल। मैग्नीशियम में देख लो, एम पकड़े और फिर उसका सिंबल बना दिए जी से, एम और जी बने, मैग्नीशियम बन गया। तो जरूरी नहीं कि हर बार फर्स्ट लेटर के जस्ट बस सेकंड ही लेटर यूज हो, उसके बाद वाला भी कोई लेटर यूज किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर में तुम डी और ओ थोड़े यूज करते हो, डी ओ डॉक्टर के लिए डी और आर यूज करते हो, इंजीनियर के लिए ई और आर यूज करते हो, होता है ना, ये चीज है। एडवोकेट के लिए ए डी वी आदमी यूज कर लेता है, ठीक है, ये चीज है। तो वही है, मतलब कि हम ये कहने का बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट था कि बर्जीलियस कहते हैं कि देखो भाई डायग्राम मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके नाम का ही कुछ कुछ लेटर को उठा लेते हैं, एक लेटर या दो लेटर उठा लेते हैं और इसका शॉर्टकट बना लेते हैं एलिमेंट का सिंबल, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग काम किए, ठीक है। लेकिन बहुत जगह ट्विस्ट है, अब बहुत जगह तुमको ये चीज है, 3-4 तरह का पॉइंट समझना है। जैसे सोडियम, सोडियम का जब तुम सिंबल पढ़ोगे ना तो सोडियम का सिंबल होता है Na। अब पूरे सोडियम में N कहीं आ रहा है, ए कहीं आ रहा है नहीं, फिर भी सोडियम का सिंबल Na कैसे, ठीक है। वैसे तुम अगर आगे चल के और आगे आओगे आओगे, यहाँ पोटेशियम में पोटेशियम का सिंबल होता है K, पूरे पोटेशियम में K कहाँ से आ गया, कहीं नहीं आया। ऐसे ही बहुत आगे आओगे तो फिर गोल्ड आएगा, तो गोल्ड का स्पेलिंग क्या होता है, GOLD, गोल्ड। लेकिन गोल्ड का सिंबल पता है क्या है, ए और यू, AU। कहाँ से आ गया भाई, सिल्वर, SILVER, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, ए और जी, AG। कहाँ से आ गया भाई, मर्क्यूरी, HG। लेड, PB, LEAD, लेड में PB कहाँ है, कहीं नहीं है। तो यही तुमको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ से नाम उठाए, ठीक है। 3-4 पॉइंट वो बताए। सबसे पहला वो बोले कि या तो उसका इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम जो यहाँ तुम्हारे सामने लिखे इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश नेम, या तो उसका इंग्लिश नेम से हम लोग शॉर्टकट उठाएंगे, ठीक है, मतलब तरीका वही है, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और सेकंड थर्ड कोई भी लेटर, दो लेटर मिला के, लेकिन या तो वो इंग्लिश नेम से उठाएंगे। जैसे तुम देखो मैग्नीशियम का नाम उसके इंग्लिश के नेम से सिंबल उठाया गया, ठीक है। तुम आगे चलोगे सिलिकन देखो, सिलिकन SI उसके इंग्लिश नेम से उठाया गया, सल्फर का उसके इंग्लिश नेम से उठाया गया, फॉस्फोरस का सिर्फ P होता है, इंग्लिश नेम से उठाया गया, ठीक है। लेकिन वो बोले कि कभी कदार कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका इंग्लिश नेम ना यूज करके वो दूसरा नाम यूज किया, दूसरा नाम क्या, लैटिन नेम, ठीक है। उस सिंबल, उस एलिमेंट को लैटिन में क्या बोला जाता है, ठीक है, लैटिन में क्या बोला जाता है। जैसे होता है ना भाई, लैंग्वेज चेंज करोगे तो भाई वर्ड चेंज, जैसे इंग्लिश में बॉय बोला जाता है तो हिंदी में लड़का, दूसरा वर्ड है ना, यही है ना, ठीक है। अरेबिक में बोलोगे तो वलद हो जाएगा, ठीक है, वलद, वलद का मतलब बच्चा, लड़का ये कह सकते हो, मतलब छोटा बच्चा नहीं, बच्चा मीडियम एज का है। तो यही सब चीज है कि तुम्हारा जैसे लैंग्वेज चेंज करोगे तो किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए नाम चेंज हो ही सकता है, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। वो बोले कि किसी किसी का इंग्लिश नेम का शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है, और किसी किसी का लैटिन नेम से, हमको लैंग्वेज से लैटिन नाम जो उसका होगा उस एलिमेंट का, वहां से हम लोग अल्फाबेट का लेटर उठाएंगे। जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन में नाम होता है नाट्रियम, NATRIUM, नाट्रियम, वहां से Na उठा लिए, ठीक है। गोल्ड का औरम नाम होता है, औरम, AURUM, औरम, वहां से उठा लिए, ठीक है। तुम वैसे ही तुम देखोगे पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, कैलियम, KALIUM, कैलियम, वहां से के को उठा लिए, ठीक है। तो वो क्या किए, या तो इंग्लिश नेम को चूज किए या तो फिर वो लैटिन नेम को चूज किए, ठीक है। बहुत सारा ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका लैटिन नेम और इंग्लिश नेम का मसला नहीं है, उसका लेटर जो अल्फाबेट का जो यूज करेंगे वो उस जगह से निकाले, जगह का नाम, जिस जगह वो धातु, वो एलिमेंट सबसे पहली दफा खोजा गया था, ठीक है। जैसे आगे चलकर क्या होगे तो तुम्हारा आएगा कॉपर, कॉपर का क्या होता है सिंबल, CU। अब पूरे कॉपर में यू कहीं नहीं है, तुम सोचो कि अच्छा कॉपर का तुम्हारा क्या होगा, कोई लैटिन नेम होता होगा, नहीं। कॉपर असल में सबसे पहली दफा क्यूप्रस नाम की एक जगह से पाया गया था, ठीक है, तो वहां से उसका नाम क्यूप्रस का CU उठा के रख दिया गया सिंबल, ठीक है। तो कुछ कुछ 3-4 पॉइंट इसमें याद रखना, बर्जीलियस किस तरीके से नाम दिए, या तो वो इंग्लिश नेम का यूज किए, या तो वो लैटिन नेम यूज किए, या तो फिर वो उस जगह का नाम यूज किए जहां से उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, या तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे तुम इंग्लिश में गोल्डन कलर एक बोलते हो, एक कलर का नाम है गोल्डन, ठीक है, वैसे ही लैटिन में जो गोल्डन कलर होता है उसको ये ऑर्मेनियम बोला जाता है, ऑर्मेनियम कलर, ठीक है। तो वो ऑर्मेनियम कलर, क्योंकि गोल्ड जो मटेरियल था उसका कलर ऑर्मेनियम कलर जैसा था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया ऑर्मेनियम से AU, ऑरम से AU निकाल दिया गया। ऐसे ही सिल्वर, हम लोग जो सिल्वर कलर बोलते हैं, ठीक है, लैटिन में सिल्वर कलर को आर्जीनियम कलर बोला जाता था,
ठीक है। तो अर्जीनियम का वहां से वो उठा लिए Ag। तो ये इसका जगह का नाम नहीं है, ये इसका अपना नाम नहीं है, ये इसका इंग्लिश नाम नहीं है, ये क्या है, इसकी खूबी, इसका रंग, इसके रंग के एतबार से इसका नाम रख दिया गया। समझ रहे हो? तो ये 3-4 तरीका था जिससे बर्जीलियस को इस्तेमाल किए, लेकिन सब में काम वही है, या तो फर्स्ट लेटर, या तो फिर एक फर्स्ट लेटर के बाद कोई दूसरा लेटर। ठीक है। पर वो कौन सा नाम से, वो या तो इंग्लिश के नाम से, या तो ग्रीक के या ग्रीक बोले लैटिन नेम से, या फिर जिस जगह से उसको डिस्कवर किया गया था उस जगह के नेम से, या फिर उसके कोई कलर या उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर। समझ रहे हो? ये 4 तरीका थे जिस तरीके से बर्जीलियस नाम देना शुरू किए। ठीक है। अब तुम्हारे सामने जैसे हम तुमको कुछ कुछ एलिमेंट का नाम लिख दे रहे, ठीक है, साइड में से रफ दिखा दे रहे, तुमको कल जो लिखाए थे उसमें देख लेना। सबसे पहले हम लिखाए थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल वो रखे H। ठीक है। दूसरा क्या लिखाए थे, लिथियम, लिथियम का सिंबल रखा गया L और I। ठीक है। हाइड्रोजन 1, हीलियम, सॉरी हीलियम 2 होता है ना, हाइड्रोजन 1, हीलियम का 2, हीलियम का 2 He। ठीक है। लिथियम का Li, बेरिलियम का, बेरिलियम का Be। ठीक है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन, बोरॉन का सिर्फ B, बोरॉन 5, कार्बन 6, सिंबल C, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन, फ्लोरीन का F, फ्लोरीन 9, नियॉन, नियॉन में अगर सिर्फ N यूज करते तो नाइट्रोजन से मैच कर जाता, तो वो Ne रखा गया, नियॉन। हो गया 10 तक। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। फिर वैसे ही आता है सोडियम का, सोडियम का Na, नाट्रियम नाम से रखा गया। ठीक है। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का A, और उसके जस्ट बाद वाला L, Al। ठीक है। सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का जस्ट P यूज किया गया, फर्स्ट लेटर, सिलिकॉन में दोनों यूज किया गया, इसमें P यूज किया गया। सल्फर के लिए सिर्फ फर्स्ट लेटर S, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गन के लिए A और R, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है। पोटेशियम के लिए उसका इंग्लिश नेम नहीं, लैटिन नेम, कैलियम, कैलियम का K, और फिर कैल्शियम के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों, कैल्शियम Ca। समझ रहे हो? ये इस तरीके से सिंबल रखा गया। तो तुम्हारे सामने जो हम लिस्ट तैयार की उसमें अब तुमको एक नहीं बल्कि 4 बार याद करना है। एटॉमिक नंबर सबको याद करना है, एटॉमिक मास याद करना है, एलिमेंट का नाम याद करना है, और उसके साथ उसका सिंबल भी याद करना है। क्लियर है? ये 4 चीज तुमको एलिमेंट का 1 से लेकर 20 तक में मिनिमम टू मिनिमम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसमें और भी अदर प्रॉपर्टीज आएगा जैसे, लेकिन हम उसको चार्ट के शक्ल में नहीं दिखाएंगे, बेवकूफ़ी होता है उसको चार्ट में याद करेंगे। जैसे वैलेंसी, बहुत जगह तुम देखोगे क्या ना कि ऐसा एटॉमिक मास लिखा, फिर एक और ऐसा चार्ट बनाया रहेगा, इसमें लिखा रहेगा वैलेंसी सबका। ठीक है। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जब सीख लोगे ना तो वैलेंसी तुम खुद से हर बार बना लोगे, तुमको याद करने की, रटने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो वैलेंसी अलग से बहुत सारे बुक में देखोगे कि ऐसी एक लिस्ट खींचा रहेगा, यहाँ पे वैलेंसी दिया रहेगा। ठीक है। फिर उसके ये सब कुछ यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती का खाली चार्ट बढ़ाना है। जिस चीज को हमको याद करने की जरूरत है उसको याद करेंगे, जिस चीज को हम हर दफा निकाल सकते हैं हम उसको याद करके थोड़े जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे तुमको मालूम है 8 5 सा 40 होता है, तुमको मल्टीप्लाई करना आता है तो तुम रट के थोड़े जाते हो कि 12 13 सा कितना होगा, 12 19 सा कितना होगा, 19 18 सा कितना होगा। हर बार क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो ना। क्योंकि जिस चीज को तुम निकाल सकते हो उसको निकालो, जिस चीज को तुमको याद करके जाना तुम याद किए, 1 से लेकर 10 या 12 तक का टेबल याद किए कम से कम। नहीं भी अगर तुमको तो 9 तक का टेबल भी याद है तो काम हो जाता है। ठीक है। 10 का ईजी होता है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर को मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखे हुए हैं। तो हम लोग मिनिमम 1 से लेकर 9 तक का टेबल याद करना होता है, लेकिन बाकी उसके आगे का जितना भी टेबल है वो सबको क्या करते हैं हम लोग, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हर बार निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, 1 सेकंड 5 सेकंड टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए। तुम्हारा अगर कैलकुलेशन सही है, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक नहीं करते, तो 12 15 से निकालना कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो उस चीज़ को दिमाग में लोड करके दिमाग को बोझ देने की जरूरत नहीं है, जिस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं निकालेंगे। वैसे वैलेंसी एक वर्ड आएगा आगे चल करके, ये वैलेंसी हर एलिमेंट का तुमको निकाल सकते हो, हम निकालना सिखाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट जब आएगा तो तुम निकालना सीख जाओगे हर दफा। तो फिर क्यों उसको याद करना, ऐसा एक चार्ट बना करके पूरा वैलेंसी। समझ रहे हो? ये चीज़ है तुम्हारे सामने। तो पहले ही हम जो 118 एलिमेंट में से पहला 20 एलिमेंट का लिस्ट जो लिखा दिया, ये एलिमेंट का लिस्ट तुम्हारे सामने क्लियर है। ठीक है। अब इस एलिमेंट के लिस्ट में तुमको जो जो चीज़ें अब सीखना है वो अब सिखाते जाएंगे। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, वैलेंसी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखना है, केमिकल फार्मूला बनाना सीखना है। ठीक है। ये सब कुछ सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसमें हम लोग जाएंगे, तो फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम अंदर से कैसा दिखता है झांक करके देखेंगे। तो अलग अलग उसमें फिर थ्योरी आएगा,
थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अलग अलग आएगा, ठीक है, नील बोर वगैरह वगैरह करके आएंगे, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे और फिर तुम्हारा चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा, उसके अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये समझ में आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे क्या है। तो इतनी चीज़ को यहाँ पे हम क्लियर करा दिए हैं, मैटर प्योर और इम्प्योर। प्योर मैटर एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो जिसका बेसिक यूनिट या तो एक अकेला एटम हो या तो फिर ग्रुप ऑफ एटम हो लेकिन एक जैसा, यानी हम लोग कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल हो लेकिन कैसा, होमो मॉलिक्यूल। और अगर कंपाउंड बोलेंगे तो फिर वो मॉलिक्यूल होने चाहिए लेकिन कैसा, हेट्रो में। क्लियर है। फिर एलिमेंट कितना होता है, 118 एलिमेंट होता है। कितना एलिमेंट हम लिस्ट याद करना है, 1 से लेकर 20 तक का लिस्ट तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, ठीक है। उसमें 3-4 नाम है, 3-4 नाम को पहले समझना होगा। पहले एटॉमिक नंबर है, इसको समझाएंगे। एटॉमिक मास है, इसको समझाएंगे। सिंबल हम सबका सिखा दिए हैं, ठीक है। लेकिन सिंबल को लिखना कौन सिखाया था, पहले डाल्टन सिखाए थे, लेकिन डाल्टन डायग्राम मेथड को यूज़ किए थे। हम लोग को डायग्राम मेथड पे नहीं जाना है, हम लोग को क्या जाना है, डाल्टन का जो डायग्राम मेथड है वो बहुत ही पुराना था, अब एकदम 1% का भी कहीं पे यूज़ नहीं है, कहीं पे भूल से भी तुमसे कोई पूछ नहीं देगा, इससे इसका कोई टेंशन नहीं। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन हम तुमको ये बता दिए कि डाल्टन सबसे पहले आए थे, जो सिंबल मेथड को में, सिंबल में वो क्या किया था, डायग्राम मेथड को यूज़ किए थे। लेकिन फिर उसके बाद बर्जीलियस आए और बर्जीलियस फिर ये काम किया क्लियर कि भाई ये सब डायग्राम मेथड को हटाओ हटाओ और क्या करो, अल्फ़ाबेट का लेटर यूज़ करो। और अल्फ़ाबेट का लेटर कहाँ कहाँ किस किस टाइप से यूज़ होगा, तो हम 4 बता दिए। या तो इंग्लिश के नेम से यूज़ होगा, या तो लैटिन नेम से यूज़ होगा, या तो जिस जगह से डिस्कवर हुआ है वहाँ से यूज़ होगा, या तो फिर उसके कोई खूबी, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे गोल्ड सिल्वर, इसका खूबी था कलर, कलर जिसका था उसका कलर का नाम जो बोला जाता था उसके नाम के बेस पे हम लोग क्या किए, इस चीज़ का नाम रख दिए। क्लियर है, ये चीज़ है। तो तुम्हारे सामने ये चीज़ तो कुछ क्लियर हो गया, बेसिक बात है। चलो, अब हम लोग को जो लास्ट में है वो ये चीज़ है कि अब सीखना है पहले एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर सीखने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक में डाला जाएगा, ठीक है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, बोला जाएगा कि एक लॉ के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली कह लो कि 2 लॉ है, दोनों को मिलाकर केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है। 2 लॉ तुमको पढ़ना है, एक है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। जब तुम 11th में आओगे, ठीक है, तब तुम्हारा क्या रहेगा ना, 4 लॉ रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद 2 लॉ और पढ़ना रहेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मास, ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये 2 अलग से आएगा लेकिन इस 2 को अभी नहीं पढ़ना, अभी बस ये 2 पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉ क्या है इसके बारे में बस सीखेंगे और कहानी कंप्लीट करेंगे, समझ रहे हो। फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को हम लोग सीखेंगे, फिर वहाँ से हम लोग का जो शुरू होगा 1 से पढ़ना, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दिस दैट सब कुछ पढ़ते हुए पूरा चैप्टर निकल जाएगा, पूरा टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग को लॉ के बारे में देखना है, तो थोड़ा सा लॉ भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, अब तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा जो है एक टॉपिक आएगा, ठीक है। चलो देखो, देखो अब जो बताना था कि हम लोग को बता रहे थे ये वर्ड कि तुमको 2 लॉ पढ़ना है, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन असल में ना 2 लॉ का मिलन है, मतलब 2 लॉ को मिला करके यूनाइट करके एक नाम दे दिया गया, ठीक है। इसके अंदर तुमको 2 लॉ आएगा, पहला आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये लॉ पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है तुमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, क्लियर है। तुमको ये 2 लॉ पढ़ना है और ये तुम्हारा काम हो जाएगा। यही दोनों लॉ को मिला करके नाम दे दिया गया क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो ये 2 लॉ में है क्या, पहले ये वाला समझ लो ना, बहुत ईजी है, ठीक है, इसको समझ लो, बहुत आराम से काम हो जाएगा। पहला लॉ क्या, ये जो दूसरा हम तुमको बता रहे हैं इसको हम फर्स्ट बता रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें क्या बोला जाता है, देखो कांस्टेंट और प्रपोर्शन, इस वर्ड को पकड़ो। प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, मात्रा, अमाउंट, ठीक है। जैसे हम तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखते हैं, हम लेते हैं हाइड्रोजन और हम लेते हैं ऑक्सीजन, हम बोलेंगे कि इन दोनों को मिला करके हम क्या क्या बना सकते हैं। अगर हम एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का एटम लेते हैं और उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो OH बन सकता है। इस OH का नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद
अगर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं हम ना 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पानी। तो ये इसका नाम पड़ जाता है वाटर। ठीक है। हम बोलेंगे नहीं हम ऐसा करते हैं ना कि 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये H3O बन जाएगा। इसका नाम आता है वाटर नहीं, ये वाटर H2O होता है, H3O होता है हाइड्रोनियम। ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लेंगे, तो फिर ये मेरा बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब एक चीज समझो यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं, देखो चाहे तुम्हारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बने, चाहे हाइड्रोनियम बने, चाहे वाटर बने, चाहे तुम्हारा हाइड्रोक्साइड बने, बन किससे रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यही ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है। तो एक बात समझो कि अब इस चारों में से चाहे कुछ भी बने, इस चारों में से चाहे कुछ भी बने, बना तो रहे हम सेम एलिमेंट से, लेकिन फिर भी अलग अलग कंपाउंड क्यों बन जा रहा है, क्योंकि हम जो अमाउंट ले रहे हैं कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये मेरा डिफर हो जा रहा है। अगर हमको हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हमको 1 H और 1O लेना पड़ेगा, अगर पानी बनाना है तो 2 H और 1O लेना पड़ेगा, अगर हमको हाइड्रोनियम बनाना है तो 3 H और 1O लेना पड़ेगा, और अगर हमको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाना है तो 2 H और 2O लेना पड़ेगा ना। इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो उस कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी, हमको बोलेंगे नहीं नहीं हमको ना हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी ही बनाना है, तो तुम्हारे लिए ये चीज फिक्स हो जाएगा कि अगर तुमको पानी बनाना है तो तुम्हारे लिए लाजिम है तुम्हारे लिए कि तुम हमेशा 2 हाइड्रोजन लो और 1 ऑक्सीजन लो। अगर तुम इस रेशियो से कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2 और 1 का, इससे अगर तुम पलट गए, इससे तुम हट गए, तो तुम्हारा कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, पर पानी नहीं बनेगा। यानी पानी बनाने के लिए ये शर्त लागू है कि तुमको हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि पानी पानी चाहे नदी का हो, चाहे पानी तालाब का हो, चाहे पानी नल का हो, चाहे पानी गटर का हो, चाहे पानी तुम्हारा बारिश का हो, पानी अगर बनाना है तो उसके अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही पाया जाएगा। ठीक है। यानी तुम्हारा कोई भी एक कंपाउंड के अंदर जो उसका एलिमेंट होता है, जिस चीज से वो बना होता है, उसकी मात्रा यानी उसका प्रपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। पानी के अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही पाया जाएगा, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो नाला का पानी हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो तुम्हारे आंख से निकला हुआ पानी हो, समझ रहे हो। पानी के अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा। ये चीज है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है कि नदी के पानी में तुम्हारा 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारा नाला का पानी में ज्यादा ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन कम होगा, ऐसा नहीं है। पानी चाहे कहीं भी हो, डिस्टिल वाटर हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, पानी है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन पाया जाने वाला है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एवरी कंपाउंड, हर कंपाउंड के लिए जो उसका कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन मतलब जिस चीज से वो बना है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। फॉर एवरी कंपाउंड द कंपोजिशन शुड ऑलवेज रिमेन सेम, या इज ऑलवेज रिमेन सेम, ये होता है, ये बता रहा है लॉ, ये तुमसे पूछ नहीं रहा, ये बता रहा है क्या, कि हर एक कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ये लाजमी बता रहा है। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो फॉर एवरी कंपाउंड इट्स कंपोजिशन एटम, यानी वो जिस चीज से, जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल किस चीज से बना होगा, एटम से बना होगा। तो कोई भी कंपाउंड के लिए जो उसका कंपोजिशन एटम है शुड ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, ये तुम्हारा हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, या इसको और क्लियर बोल सकते हो तो शुड हटा सकते हो, क्योंकि शुड में ना तुमको एक सजेशन वर्ड आता है, शुड असल में सजेशन के लिए यूज किया जाता है कि हाँ भाई तुमको ये काम करना चाहिए, ठीक है, तुमको वक्त पे आना चाहिए, ये सजेशन है। ठीक है, लेकिन लाजमी का क्या मतलब होता है कि एकदम होता ही है। ये चीज तुम्हारा इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं मस्ट, मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। हर कंपाउंड के लिए उसका जो कंपोजिशन होगा, जिस चीज से वो बना है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे पानी बनाना है तो ये लाजमी है कि हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही लेंगे। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर में कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो कुछ और बन जाएगा, लेकिन पानी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, पानी में हमेशा H2O मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस तरीके से ऐसे बॉन्ड बनाया रहता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसे बॉन्ड बनाया रहता है। अगर तुम 2 हाइड्रोजन के बदले 1 हाइड्रोजन ले लो या 3 ले लो, ठीक है, कुछ बोलते रहे तुम्हारे सामने, अगर तुम 3 हाइड्रोजन ले लिए, 1 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम एक अलग चीज होता है, पानी अलग चीज है।
तुम अगर एक हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन लोगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड अलग चीज होता है, तो अलग कंपाउंड बन जाएगा। तुमको मन मर्जी करना है करो, तो लेकिन कंपाउंड अलग बन जाएगा। लेकिन तुम चाहोगे कि हम मन मर्जी भी करें कंपाउंड भी वही बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड अगर वो बनाना है जो तुमको बताया जा रहा है, तो उसका कंपोजिशन जो है वही ही फॉलो करना पड़ेगा। और हमेशा, चाहे वो नदी का पानी तुमको बनाना है, चाहे नाला का पानी, चाहे गटर का पानी निकालना, चाहे कहीं का भी पानी निकालो, पानी अगर निकालोगे उसके अंदर हमेशा कॉम्पोजिशन यही पाया जाएगा। ये है तुम्हारा क्या, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, ये वाला हो गया बात कंप्लीट। उसके बाद फिर एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि बोला जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल की कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि मान के चलो कि कोई सामान था ए और कोई सामान था बी, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, फॉर एग्जाम्पल सी बनाता है, डी बनाता है, ई बनाता है, तीन अलग अलग सामान बना देता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक ऐसे ही एग्जाम्पल समझाना चाह रहे, जैसे तुम यहाँ पे बोलोगे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलाकर के पानी बना दिया, तो दो सामान था मिलकर के एक बना दिया। कुछ भी होगा, एक रिएक्शन हम जनरल समझाना चाह रहे हैं। क्या बोला जाता है कि जब भी तुम देखो एक केमिकल रिएक्शन लिखोगे, इस केमिकल रिएक्शन में ये एरो बताता है कि किधर से किधर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये शुरू में लिए थे तुम और ये बन रहा है, तो बनने वाला यानी जो एरो के राइट साइड लिखा रहता है इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो एरो से लेफ्ट साइड लिखा रहता है इसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिएक्टेंट, मतलब जो असल में रिएक्ट करेगा आपस में। ठीक है, ये बोला गया कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा, टोटल मास, टोटल मास का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम इस ए को लिए 5 ग्राम और बी को लिए 10 ग्राम, तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया, ए का वजन 5 ग्राम लिए और बी का वजन 10 ग्राम लिए, तो टोटल वजन कितना हो गया, 15 ग्राम हुआ। रिएक्टेंट का टोटल वजन कितना है, 15 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है ना कि मास कभी भी गायब नहीं होगा और नया मास कभी पैदा नहीं हो जाएगा। क्या मतलब कि अगर ये 15 ग्राम है तो ये रिएक्शन कुछ भी हो, क्या कुछ भी बने, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ, वही चीज, हाँ वही तो बोल रहे हैं, मास वेट एक ही चीज है, केमिस्ट्री में तो एक ही चीज लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्शन कुछ भी हो, क्या बने, उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना वजन तुम लिए थे वो वजन उतना हमेशा रहेगा। 15 ग्राम अगर आ रहा है तुम्हारा, तो प्रोडक्ट के तरफ में हमेशा 15 ग्राम रहेगा। वो कभी 16 भी नहीं हो सकता, कभी 14 भी नहीं हो सकता। वजन घट भी नहीं सकता। घटने का क्या मतलब, वजन गायब हो गया। और बढ़ने का क्या मतलब, अचानक से कहीं से नया वजन आ गया, तो ना ही वजन आ सकता है और ना ही वजन घट सकता है। ये चीज है, मतलब ये बोला जाता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा हमेशा। अगर तुमसे बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल तुमको दे दिया कि सी का वजन 2 ग्राम था और डी का वजन 1 ग्राम था, तो बताओ ई का वजन कितना होना चाहिए, तो तुम बोलोगे टोटल तो 15 होना चाहिए, होना चाहिए। और सी और डी मिला करके कितना, 3 ग्राम हो रहा है, तो यानी ई का वजन 12 ग्राम तो होना ही चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ई का मास यहाँ पे 12 ग्राम ना हो, ई का मास यहाँ पे 10 ग्राम हो जाए, या ई का मास 14 ग्राम हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फिर तीनों को मिलाएंगे तो फिर वजन 15 नहीं आएगा। यही चीज तो समझा रहे हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचाना। मास, किसका, मास का, मतलब मास जो होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो बाकी रहेगा। जितना मास है वो उतना बाकी रहेगा। वो मास तुम्हारा गायब भी नहीं हो सकता, मास तुम्हारा नया पैदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ नहीं, अचानक से तुम मास कहाँ से ले आओगे, पैदा कहाँ से कर लोगे। समझ रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 15 ग्राम रिएक्टेंट की तरफ है, तो रिएक्शन चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी बने, क्या नहीं बने, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो टोटल जो भी चीज बनेगा, प्रोडक्ट रहेगा, उसका वजन इतने रिएक्टेंट के वजन के बराबर आना चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो पानी बनता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन हम लेते हैं 10 ग्राम और ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग 50 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, 60 ग्राम हो गया। पानी कितना बनना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे दो चीज था, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे कितना, एक अकेला चीज है, मतलब जो वजन होगा सब इसी का होगा। यानी ये जरूरी है कि पानी यहाँ पे 60 ग्राम ही बनेगा, इससे कम भी नहीं और इससे ज्यादा भी नहीं बन सकता। कम इसलिए नहीं बनेगा, क्यों, वजन गायब नहीं हो सकता। ज्यादा इसलिए नहीं बनेगा, क्यों, वजन नया पैदा नहीं हो सकता। इसी को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मास को पैदा किया जा सकता है, ना ही मास को तबाह किया जा। तबाह करने का मतलब क्या होता है कि गायब कर देना, तबाह करने का ये मतलब हो रहा है। और पैदा करने का मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम क्या कोई वजन ले आए, कोई सामान ले आए जिसका वजन आ गया, तो मास को नहीं पैदा किया जा सकता, ना ही तबाह किया जा सकता। यानी मैटर के बारे में बात कर रहा है कि मैटर तुम्हारा ना ही पैदा हो सकता है, ना ही वो तबाह हो सकता है। यही है ना, ये चीज है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम्हारा यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही इसको क्या किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। ठीक है,
ये चीज़ है। और इसको ये वाला जो तुम्हारा लॉ है ना, इसको ये यूज़ किया जाता है इसी तरीके से ना न्यूमेरिकल देने में। तुमसे बोल देगा कि बताओ ये अलग अलग कोई रिएक्शन दे देगा, ठीक है। जैसे हम तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखता है, वो आप बता रहे हैं कि जैसे उसका मास बस मास वही होना चाहिए, हाँ मास वही, बाकी वो क्या बनेगा उससे कोई लेना देना उसका नहीं। मास हम लोग डिसाइड करेंगे या फिर तो उसका परमानेंट मास रहेगा हमेशा। परमानेंट मास हमेशा रहेगा, तुम नाप करके देख लो, ऑब्जर्व कर लो, तो तुमको ये चीज़ मिलेगा। ये हम समझाना चाह रहे थे कि ये लॉ कहा गया है, ये लॉ बनाया गया इसी को देखते हुए कि मास कभी भी गायब नहीं हो सकता, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं, मान के चलो तुम ऐसे बोलोगे कि FeSO4 नाम का एक सामान था, ठीक है। इसको तुम हीट करते हो, हीट करने से ये क्या बन जाता है, Fe2O3 नाम का सामान बन जाता है, साथ में SO2 और SO3 नाम का 2 गैस निकलता है, ठीक है। अब तुम इसको खुले जगह में करोगे, गैस तो निकल के भाग जाएगा। अब तुम मास नाप रहे हो खाली इसका, तुम बोलोगे अरे कहाँ वजन आ रहा है बराबर। तो वजन कैसे नापते वजन सामान है, सामान का वजन कैसे नापते हो, मशीन आता है, तराजू आता है ना। अरे तो ये भी तो प्रोडक्ट ही है ना। Fe2O3 क्या होता है, रस्ट होता है, जंग। FeSO4 क्या है, आयरन का सल्फेट क्रिस्टल होता है, हरा कलर का छोटे 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 दाना रहता है, ठीक है। तो इसका तुम वजन फॉर एग्जाम्पल नाप लिए कि ये कितना है, 500 ग्राम है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि हम खुले जगह पे किए, गैस बना, गैस बन के निकल गया। अब तुम बोल रहे हो कि इसका वजन 80 ग्राम आ रहा है, अरे मास कहाँ बराबर है। अरे तो मास बराबर होने के लिए क्या हम बोले, एक का सामान बराबर का नहीं होगा, पूरे प्रोडक्ट का मास पूरे रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे रिएक्टेंट बस ये था तो ठीक है, तुम इसका नाप लिए, लेकिन प्रोडक्ट में तुम सिर्फ ये थोड़े था, ये और ये भी तो था। और ये दोनों क्या था, गैस था। तो यानी गैस था, तो गैस तुम्हारा निकल के अगर भाग गया तो वजन तो जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा। इसीलिए तुम इस रिएक्शन को जब करोगे तो तुमको एक बंद डब्बा में करना पड़ेगा, ताकि जो गैस निकले भी तो वो भागे ना, समझ रहे हो। और जब पूरे गैस के साथ अलोंग विद द गैस तुम अगर इसका वजन नापोगे, तब तुम्हारा ये 500 ग्राम आना चाहिए। जैसे तुमसे ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ देगा, बताओ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन हुआ है, इसमें रिएक्टेंट का मास 500 ग्राम है, और Fe2O3 जो बना है 80 ग्राम है, और जो SO3 बना है ये तुम्हारा 150 ग्राम है। तो पूछेगा बताओ कि SO2 कितना बना, वजन कितना होगा SO2 का। तो तुम बोलोगे कि रिएक्टेंट का मास टोटल 500, प्रोडक्ट का मास टोटल कितना होना चाहिए, 500 होना ही चाहिए। अगर इसका 80 और इसका 150 है तो मिलाकर के कितना हुआ, 230। तो 230 में और कितना चाहिए कि 500 बन जाए, 250 होता तो 250 और चाहिए रहता, 30 है मतलब 20 कम है, यानी 250 प्लस 20 कर दोगे 270। 230 में 270 जोड़ोगे तो 500 नहीं आ जाएगा, मतलब SO2 तुम्हारा 270 ग्राम बनना ही चाहिए। तो इस टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हो। ये तुम्हारा हो गया बेसिक सी बात। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा दो लॉ था, ये दोनों लॉ के बारे में हम आज बता दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, शुरू करेंगे क्या होता है दोनों, और फिर उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन वाला जो बात रहेगा। चलो ठीक है।